नमस्कार। देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री और देश की बात में आज हम आपको बताएंगे एक विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा पहुंचे पीएम मोदी ने क्या कहा है और कहा भी है कि नहीं और उनकी आखिर रणनीति क्या है। साथ ही दिखाएंगे लोगों से जुड़ी खबर कि कैसे नोटबंदी को लेकर जारी मुसीबतों के बीच सरकार लगातार कर रही है नियमों में बदलाव और इससे और परेशानी कैसे बढ़ रही है। आपको नोटबंदी से जुड़ी जनता की तमाम दिक्कतों से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि शहीदों के सम्मान की बातें करने वाले नेता क्यों बन जाते हैं पत्थर दिल। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे चुनाव से पहले किए अपने वायदों से पलटे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और नोटबंदी के 15वें दिन भी संसद में शीतकालीन सत्र के 6वें दिन बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बावजूद नोटबंदी के मुद्दे पर भारी हंगामा होता रहा। गौरतलब है कि नोटबंदी का आज 15वां दिन था। संसद के दोनों ही सदन में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार की जमकर खिंचाई की। इससे पहले बुधवार सुबह संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के संयुक्त धरने में ही ये साफ हो गया था कि विपक्ष अपनी मांगों पर डटा हुआ है। नोटबंदी के बाद से बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग, नकदी संकट से जूझ रही जनता और इसके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 200 विपक्षी सांसद बुधवार सुबह संसद परिसर में पंक्तिबद्ध होकर चलते दिखाई दिए। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी रूप देंगे और अगले सोमवार यानी 28 नवंबर को प्रदर्शनों तथा जुलूसों का अलग अलग आह्वान करेंगे। वाम नेता सीताराम येचुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि हम अलग अलग मार्च करेंगे और मिलकर सरकार पर हमला बोलेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गई। भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री मोदी भी संसद पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद नोटबंदी के मुद्दों पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा नहीं थमा। जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया। लोकसभा में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप बैठे सब सुनते रहे। भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को नोटबंदी के खिलाफ देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया। तो वहीं विपक्ष के हंगामे का पलटवार करते हुए वेंकैया नायडू ने आरोप लगाया कि हंगामा करना विपक्ष की आदत हो गई है। चर्चा जारी था, मगर बीच में अचानक क्या हुआ मालूम नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे और चर्चा नहीं होने दे रहे। नोटबंदी पर तकरार अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि लोगों को हो रही असुविधा को लेकर सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे, लेकिन सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। वेंकैया नायडू ने साफ किया कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब जो गठबंधन बना है ना, आप बता रहे 10 पार्टियां एक होके, उन सबका एजेंडा क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं इसको रोल बैक करो। किसी हालत में इसको रोल बैक करने का सवाल ही नहीं है। संसद के हंगामे से अलग पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में फिर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके साथ जेडीयू नेता शरद यादव, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहे। इसके पहले नोटबंदी के खिलाफ ममता ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ रैली भी की थी। किस कानून से उसको आप पैसा नहीं दे रहे हो? आपके पास नोट नहीं है, तैयारी नहीं है, सारा का सारा रिजर्व बैंक हाथ खड़े करके बैठ खड़ा हुआ है। इससे पहले नोटबंदी को लेकर संसद में एकजुट होकर हंगामा कर रहे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी मोर्चाबंदी की। 13 विपक्षी दलों के करीब 200 सांसदों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। उन्होंने नोटबंदी की जानकारी लीक होने के आरोप भी दोहराए और कहा कि ये एक बड़ा घोटाला है जिसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, लाइन में आपको कोई बड़ा इंडस्ट्रियल सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? कोई बीजेपी का एमएलए एमपी दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं? नोटबंदी के फैसले के खिलाफ अब पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, लेकिन सरकार फिर भी झुकने को तैयार नहीं। टकराव के जो आसार दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता नहीं कि आगे भी संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। जनता के हक की इस लड़ाई में हार जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन संसद न चल पाने का नुकसान भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर नोटबंदी पर एकजुट विपक्ष के जबरदस्त विरोध ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आने को मजबूर कर दिया। आज और लोकसभा में पीएम की मौजूदगी के बाद अब विपक्ष के हौसले और बुलंद हैं। उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में भी मौजूद रह सकते हैं और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि पीएम नोटबंदी के मुद्दे पर उच्च सदन में बयान दे सकते हैं। विपक्ष लगातार नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग कर रहा है और इस बीच विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी रूप वो देंगे और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगले सोमवार यानी 28 नवंबर को प्रदर्शनी तथा जुलूसों का अलग अलग आह्वान वो करेंगे और इस तरह से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विपक्ष अब कर रहा है नोटबंदी के मसले पर। इस बीच नोटबंदी से हो रही तकलीफों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ राहत देने की और घोषणाएं की हैं। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब सहकारी बैंकों को भी नकदी बदलने की इजाजत दी जाएगी और इसके लिए 21,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा डेबिट कार्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 31 दिसंबर तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। गौरतलब यह है कि इसके पहले भी आरबीआई ने कई तरह के उपाय बताए हैं इस नोटबंदी से जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे राहत के लिए, लेकिन ये तमाम जो नोटिफिकेशन से तमाम जो घोषणाएं हो रही हैं वो उस तबके तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं जहां पर पहुंचना चाहिए। उन तमाम संस्थानों के बीच क्या कम्युनिकेशन गैप है, ये सब कुछ भी बहुत बड़े सवाल उठा रहा है। लेकिन बहरहाल आज जिस तरह की सुविधाएं देने की बात कही गई है वो क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी के बाद लोगों की दिक्कत कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। जब ग्रामीण इलाकों में नोटबंदी की किल्लत से खड़ी हो रही दिक्कतों ने जान लेना शुरू कर दिया है तो सरकार की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है। नोटबंदी के 15 दिन गुजरने तक सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने की इजाजत नहीं दी गई थी। समझा जा रहा था कि सरकार को अंदेशा है कि इन बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए का काला धन सफेद हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने की अनुमति दे दी है। सरकार ये भी कह रही है कि इसके लिए अतिरिक्त धन भी मुहैया कराया जाएगा। NABARD has sanctioned a special limit of 21,000 crores of rupees to be sanctioned to the District Central Cooperative Banks. For the sanction of 21,000 crore limit by NABARD to the District Central Cooperative Banks will enable the District Central Cooperative Banks to pass on to sort of grant funds, to sort of pass on these funds to the primary agricultural cooperative societies, and the primary agricultural cooperative societies network, the PACS network, will get activated and will meet the crop loan requirement of the farmers during the current Rabi. इसके अलावा नाबार्ड के जरिए भी किसानों के लिए फंड का इंतजाम किया जाएगा। फसल लोन के लिए भी किसानों को कैश मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगाने का फरमान जारी किया है। मोबाइल से लेन देन पर भी सर्विस चार्ज हटा दिया गया है। रुपे कार्ड पर स्विचिंग चार्ज खत्म कर दिया गया है। The public sector banks and some of the private sector banks, we have been talking to the private sector banks and some of the service providers who provide the switching services. They have agreed to waive the charges, the service charges on the use of debit cards up to 31st December 2016. In other words, what you call the MDR charges on use of debit cards, that is RuPay cards, it was already done. Now on debit cards, the charges being levied by the banks and by the switching charges would stand completely waived. लेकिन 24 नवंबर के बाद कुछ जगहों पर पुराने नोट चलने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने यूपीआई नाम से एक ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की है, जिसके द्वारा आसानी से पैसे मंगाए या भेजे जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि 2,02,000 एटीएम में से 82,000 एटीएम में नए नोटों के लिए बदलाव कर दिए गए हैं और अब दिनों दिन लोगों की तकलीफें कम होती जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
उधर नोटबंदी पर मची किचकिच के बीच लोग पैसा पाने के लिए कतारों में आज भी खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक आह्वान पर लोगों ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन इसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें तमाम मुश्किलों के सिवा शायद कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया कि लोगों को थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी, लेकिन ये दिक्कत कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और मौजूदा स्थिति में कब सुधार होगा, इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही जनता इस सवाल को पूछने में कोई गुरेज कर रही है कि ये दिक्कत आखिर कब खत्म होगी। लेकिन इसका जवाब उसे कौन देगा, ये उसको भी पता नहीं। नोटबंदी के बाद से सरकार और विपक्ष में तनातनी चल रही है। नोटबंदी के फायदे और खामियों को लेकर बहस का दौर जारी है। सरकार के नोटबंदी के इस फैसले से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर बार और कामकाज छोड़कर दिन रात लाइन में लगकर पैसों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नोटबंदी का फैसला कितनी जल्दबाजी में लिया गया और उसको लागू करने में कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं, शायद सरकार को इस बात का एहसास पहले से नहीं था, या फिर सरकार कच्चा या पक्का किसी भी रूप में इसे लाने की जल्दबाजी में थी। मोदी सरकार के इस फैसले की नीति पर भले ही किसी को शक ना हो, लेकिन इसे अमल में लाने के तरीके पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पैसों के लेन देन को लेकर लगातार नीतियों में हो रहे बदलाव भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मसलन नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने कई नियम बदले। शादी ब्याह से लेकर पैसों की अदला बदली पर भी नियम बदले। नोटबंदी के फैसले में आपदा प्रबंधन पर ठोस इंतजाम नहीं। किसानों के लिए राहत का ऐलान काफी देर से किया गया। डाकघर और सहकारिता बैंकों में कोई व्यवस्था नहीं की गई। बैंकों के पास नियमों को लेकर आरबीआई के दिशा निर्देश नहीं। कई जगह बैंक ग्राहकों के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नोटबंदी के फैसले को लागू करने को लेकर उसकी तैयारियां पूरी नहीं थी। राज्यों की 80% तक पुलिस बैंकों और एटीएम में भीड़ संभालने का काम कर रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने नोटबंदी पर कड़े ऐलान किए, लेकिन परिस्थितियों को भांपते हुए वो इनमें बदलाव करती रही, जो ये साबित करता है कि सरकार नोटबंदी पर पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लोग बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सरकार का दावा है कि सब कुछ ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो दिक्कतें बहुत हैं आम जनता को, लेकिन मोदी ऐप पर 90% जनता ने कहा है कि अच्छा फैसला है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर आम जनता से राय मांगी थी। हालांकि राय देने के लिए आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी था। इस राय शुमारी में शामिल होने के लिए आपको मोदी ऐप यानी नमो ऐप भी डाउनलोड करना था आपके फोन में, और लॉगिन करने के बाद आप 9 सवालों के जवाब और अपनी राय रख सकते थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे पूछे थे। और करोड़ों फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक 5 लाख रिस्पॉन्स ही मिले हैं, जिसमें 48% लोगों ने कहा कि दिक्कत बहुत हो रही है। और हालांकि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये फैसला सही है, पर सवाल ये भी है कि हमारे देश में कितने लोगों के पास मोबाइल है और कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। वो आम जनता जो किसान है, वो लोग जो कि बीपीएल से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो कैसे नमो ऐप पर अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लंदन से फोन लाइन पर मौजूद हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर केसी चक्रवर्ती। डॉक्टर चक्रवर्ती, बहुत बहुत स्वागत आपका एपीएन में। और सबसे पहला मेरा सवाल कि डिमोनेटाइजेशन की सरकार के इस नीति के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, सरकार जो करता है सरकार के हिसाब से तो सही है, मगर इसका पर्पस कुछ नहीं है, ये मैं बताता हूँ। जो सरकार जो उद्देश्य बता रहे हैं वो उद्देश्य पूरा करने में सफल नहीं होगा जो बता रहे हैं। अब उनके अंदर के अंदरों में उद्देश्य क्या है मुझे पता नहीं है। जो भी सरकार है कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये मगर क्या है वो जो बता रहे हैं हम इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर नहीं है। और दूसरा ये जो है एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी गवर्नमेंट। आप जो है हमारी जो राइट है करेंसी लेने की वो आप छीन ले रहे हैं, ये बात है। जी बिल्कुल। ये जो है गरीबों को अधिक सताएगा, क्योंकि स्कीम ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो जो कि जितना अधिक रीच है उसको उतना कम तकलीफ होगा,
जो जितना जी। अधिक गरीब है उसको उतना अधिक तकलीफ होगा। जी। जैसे आपके पास अगर 5 अकाउंट है, आप 2-2 हजार रुपया 5 अकाउंट से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। जिसके पास एक भी अकाउंट नहीं है वो पैसा निकाल नहीं जी पाएगा। डॉक्टर चक्रवर्ती, आप हमारे साथ बने रहिए और हम फिर से और इन तमाम सवालों का और जो तमाम तरह की शंकाएं हैं लोगों के मन में, ये भी आपसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि 8 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के करेंसी पर पाबंदी का जो ऐलान किया था, उससे पूरा देश एक ही बार में जैसे स्तब्ध रह गया था। नोटबंदी के बाद देश में पैदा हुए हालात अभी तक काबू नहीं आ पाए हैं और इन सब के बीच सरकार का एक और फैसला लोगों को मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। अभी तक देश अपने पैसे के लिए बैंकों और एटीएम के आगे कतार में लगा है। ऐसे में सरकार का ये फैसला दुखती रग पर हाथ रखने से कम नहीं है। 24 नवंबर से आपको हर कहीं सिर्फ 500 और 1000 के नए नोटों का ही इस्तेमाल करना होगा। दरअसल 1000 के नोट तो अब चल नहीं रहे हैं, इसलिए 500 और 2000 के नए नोट और इसके अलावा आप 100 और 50 और 10 और 20 के नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर मिल रही ढील 24 नवंबर की आधी रात को खत्म हो जाएगी, यानी कि राहत आपको आज भर के लिए है और कल रात तक के लिए थोड़ी सी राहत आपको है कि यदि आप पेट्रोल भराना चाहते हैं तो पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अस्पतालों में पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ खास जगहों पर आप पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कल से ये राहत सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है कि कल से ये राहत जारी रहेगी। और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी को दी गई राहतें 24 नवंबर के साथ खत्म हो रही हैं। 24 नवंबर के बाद बैंकों को छोड़कर किसी भी जगह पुराने नोट नहीं चलाए जा सकेंगे। 24 नवंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पतालों, दवा की दुकानों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए सरकारी सेवाओं के बिल भुगतान, कर और शुल्कों की अदायगी में भी नए नोट ही चलेंगे। यही नहीं, गुरुवार रात 12 बजे के बाद बैंकों में भी 500 और 1000 के नोट बदलने बंद हो जाएंगे और नोट बदलने के लिए अब लोगों को पहले अपने खाते में पैसे जमा करने होंगे और खाते से पैसा निकालना होगा। बैंकों के सामने लगी लंबी कतारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पुराने नोटों को चलाने की मियाद को 24 नवंबर तक किया था। आखिरी दिन होने की वजह से भारी तादाद में लोग पुराने नोट चलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से गुरुवार का दिन अब तक का सबसे आपाधापी वाला दिन हो सकता है। हो सकता है कि गुरुवार देर शाम तक सरकार इस बारे में कोई फैसला ले ले। अगर नोटों के बदलने की सुविधा जारी रहती है तो लोगों की मुश्किलें कुछ कम होंगी, लेकिन अगर ये सुविधा बंद हो जाती है तो शुक्रवार से लोगों की दिक्कतें और बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यानी कल पता चलेगा कि आने वाले दिन आपके अच्छे रहेंगे या नहीं। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं लंदन से। डॉक्टर चक्रवर्ती, जब आप रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर थे तब भी क्या नोटों को बंद करने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी और तब क्या राय बनी थी? ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार बहुत दिनों से इस मसले पर सोच रही थी। क्या ये मैं मानूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर सोचा था और कुछ सोच समझकर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था? हुआ था, उस समय भी हुआ था, वो तो मैं बताया है। देखिए, मैंने उस समय भी गवर्नमेंट कभी कभी इसके बारे में विचार करता है, जो लोग डिमांड करते हैं, सजेशन देते हैं, उस पर विचार होता है। तो हुआ था, तो तभी तो हमने बताया भी कि हम लोगों ने बताया था कि इसमें फायदा जो है कम है और नुकसान अधिक है। तो इसमें जो है कोई अन्य इतना कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है कि इसके लिए जो है करेंसी को डिमोनेटाइज किया जाए। बिल्कुल, लेकिन क्या डॉक्टर चक्रवर्ती, इसमें क्या समझूं मैं कि सरकार के इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आएगा या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये फैसला? देखिए, इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा ये तो रेजिलियंस ऑफ पीपल पर, लोग कैसे इसको ये करते हैं, गवर्नमेंट करे, मगर लोगों को तकलीफें हो रही है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। 90% ट्रांजेक्शन गरीब का जो है कैश में होता है, 70% ट्रांजेक्शन जो है गरीब का जो है इकोनॉमी का कैश में होता है। इसके बाद क्या है, इसमें गरीबों का डिपेंडेंस रीच पर और बढ़ जाएगा। जैसे जिसके पास पैसा नहीं है तो बंधुआ मजदूर जैसे उसको बना लेगा कि मेरा काम कर, मैं तुझको खाना दूंगा, ये सब चीज हो जाएगा अधिक। मतलब इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर का अधिक हो जाएगा और इकोनॉमी में जो है ग्रोथ रेट कम हो सकता है। अगर इसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया तो इसका दूरगामी जो परिणाम जो है और भी खराब हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कम डैमेज होगा अगर इसको सही तरीके से इसको सुधार लाएगा, हमारे इम्प्रूवमेंट अगर किया जाएगा और लोग जो है इसको जो है सही तरीके से लेके जो है
मिलजुल करके इस पूरे क्राइसिस को अगर सामना करे जी। तो कम नुकसान होगा। मतलब कुल मिला के यदि देखा जाए तो एक नई तरह की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी हमारे देश में, और इसमें जितना फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। और शायद जो एक्सपर्ट्स हैं इसीलिए कह रहे हैं डॉक्टर चक्रवर्ती की 5% प्रॉफिट है और 95% लॉस है। देखना होगा कि इसका जो अच्छी नीयत से शुरू किया गया है ये पूरा जो कार्य वो उस आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए चक्रवर्ती साहब, आपसे और बातें करेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर चक्रवर्ती आपसे। लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को ये बताऊं कि नोटबंदी के फैसले के पीछे सरकार का तर्क दरअसल यही है कि इससे काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया कि कितना काला धन वापस आएगा या आया है, और हमारे देश में कितना काला धन है। और ऐसे में यदि काले धन की प्रतिशतता ही अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, पहले ये कहा जा रहा था कि काला धन विदेश में, अभी भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में जितना काला धन है उससे कहीं ज्यादा विदेश में है। और ये जिस तरह से नोटबंदी की गई है इससे देश के काले धन का बहुत कम हिस्सा ही सरकार के पास आएगा। यदि हम देखें कि जितनी दिक्कत लोगों को हो रही है बनिस्बत उसके काला धन जो आएगा वो बहुत बड़ी सफलता नहीं कही जा सकती। दरअसल शंका इस बात का भी है कि काला धन आएगा भी या नहीं। नोटबंदी के बाद से बैंकों और एटीएम के सामने लगी कतारें खत्म नहीं हो रही हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2016 तक 500 रुपए के करीब 15 अरब नोट और 1000 रुपए के 6.5 अरब नोट चलन में थे। 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच 5,11,565 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और 33,006 करोड़ रुपए बदले गए हैं। इस दौरान जनता ने बैंकों या एटीएम से 1,03,316 करोड़ रुपए निकाले हैं। केंद्र सरकार के छापे खानों में अभी तक 500 रुपए के 1.5 करोड़ नोट ही छपे हैं। नवंबर तक 40 करोड़ नोट छापने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन देवास, नासिक के छापे खानों में पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है। आरबीआई के सहयोगी कंपनी के छापे खानों में 2,000 रुपए के 1.5 अरब नोट छापे गए हैं। आरबीआई के छापे खानों को कुल मिलाकर 3.5 अरब नोट छापने का ऑर्डर दिया गया था। 2,000 रुपए और 500 रुपए के नए नोट की छपाई की लागत करीब 3 रुपए प्रति नोट है। ऐसे में 22 अरब नोट छापने की लागत करीब 66 अरब रुपए होगी। भारत में चलन में मुद्रा का कुल मूल्य 17.77 लाख करोड़ रुपए है। 3,355,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट नष्ट होंगे, जबकि 1,34,000 करोड़ रुपए मूल्य के नए नोट जारी होंगे। देश की 20% आबादी देश भर में फैले 2.1 लाख एटीएम पर निर्भर है। अब बात करते हैं काले धन की। माना जा रहा है कि जीडीपी का 27% काला धन है, यानी करीब 22 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सारा काला धन वापस आएगा, और अगर सारा काला धन वापस नहीं आता है तो हर खाते में 15 लाख रुपए कहां से आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और ये तमाम आंकड़े आपको ये जरूर समझाने में कामयाब हो रहे होंगे कि दरअसल जिस नीयत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले को लिया उसके पीछे की तैयारी बहुत छिछली थी शायद, और ग्राउंड तैयारी भी बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर चक्रवर्ती इस वक्त बने हुए हैं और एक्सपर्ट हैं इस पूरे मसले के। और डॉक्टर चक्रवर्ती, आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि सरकार ने बार बार ये दावा किया था कि नोटबंदी से जो काला धन है उस पर रोक लग जाएगी, सारा काला धन वापस आ जाएगा और आगे से भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन का नाम और निशान मिट जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई ये प्रायोगिक होगा, वाकई ये सच्चाई है? नहीं, धन कहाँ खत्म हुआ? आप तो नोट खत्म कर रहे हो। नोट तो काला नहीं होता जी। सब नोट जो है रिजर्व बैंक ही छपता है, एक ही तरीके का नोट होता है जी। काला धन खत्म कहाँ से होगा? जी। काला धन फिर से नया नोट में बन जाएगा, नया एसेट में बन जाएगा। थोड़ा ये जो है ट्रांजिशन लॉस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होगा, मगर काला धन ऐसे खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए, काला धन का जब आप बात करते हैं, हाँ। अरे हमारे कंट्री में तो भगवान भी काला धन चाहते हैं। मंदिर में जो पैसा जाता है वो सबसे बड़ा काला धन है। जी बिल्कुल। गॉड इज ऑल्सो डीलिंग विद काला धन। जी बिल्कुल। और डॉक्टर चक्रवर्ती, शायद इस बात को समझना बेहद जरूरी है हम सभी के लिए कि काले धन में और कैश मनी में, ब्लैक मनी और कैश मनी में बहुत अंतर होता है। बहरहाल आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि क्या सरकार के इस कदम से आप ये समझते हैं कि बैंकों की जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार होगा? जैसा कि बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बैंकों की जो स्थिति खराब हो रही थी, वित्तीय स्थिति, वो अब सुधर जाएगी इससे।
बैंक में पैसा आना से उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। जी। देखो, बैंक में पैसा जो आता है डिपॉजिट आता है, जी। उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी एसेट होता है, एडवांस होता है। जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिपॉजिट एडवांस अलग अलग चीज है। बिल्कुल। ये जो है इसमें पैसा आने से बैंक का पैसा आने से अगर बैंक का बिजनेस बढ़ा, अगर बैंक उसमें से मुनाफा कमाया तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। जी। इसको कैसे डिप्लॉय करें, ऐसे नहीं होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चक्रवर्ती एपीएन से बात करने के लिए आपका, और इन तमाम मसलों पर अपनी राय रखने के लिए। और अब हम आपको ये बताते हैं कि विदेश में छुपाए गए काला धन के खिलाफ भारत सरकार के अभियान को ताकत देने वाले एक बड़े घटनाक्रम के तहत स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ भारतीयों के बैंक खातों के बारे में सितंबर 2018 से सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था पर सहमति जताई है। हालांकि इस समझौते में सितंबर से पहले की सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान के प्रावधान नहीं है। समझौते में लागू कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जो काले धन के खिलाफ लड़ाई में दिक्कत भी पैदा कर सकती हैं। काले धन पर भारत को विदेश में बड़ी सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड सितंबर 2019 के बाद स्विस बैंक में भारतीयों के खातों की जानकारी साझा करने को तैयार हो गया है। सितंबर 2019 में भारत को पहली बार जानकारी मिलेगी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लागू करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके मुताबिक दोनों देश ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 2018 में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करेंगे और उनका आदान प्रदान 2019 से शुरू होगा। हस्ताक्षरित घोषणा के मुताबिक स्विट्जरलैंड जहां ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक खातों की जानकारी तो देगा, लेकिन इसके साथ ही उसने कई शर्तें भी लगा दी हैं। भारत को इन सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। भारत को सिर्फ खाता धारकों की जानकारी ही मिलेगी, न कि खातों में जमा रकम की। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि स्विस बैंक के पुराने खातों की जानकारी नहीं दी जाएगी। भारत को सितंबर 2019 के बाद स्विस बैंक के सिर्फ उन खातों की जानकारी मिल सकेगी जो 2018 और इसके बाद खुलेंगे। आयकर विभाग को स्विट्जरलैंड में भारतीयों के 2018 से जमा धन की जानकारी हासिल हो सकेगी, लेकिन सवाल ये भी है कि इस समझौते से काले धन पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि पुराने खातों की जानकारी तो हासिल ही नहीं हो रही है। देश में समय समय पर इस बात पर बहस होती रही है कि स्विट्जरलैंड में भारतीय काला धन जमा करते हैं। स्विट्जरलैंड कुछ साल पहले तक इसकी सूचनाएं गोपनीयता में रखता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड पर गोपनीयता संबंधी कठोर नियमों में ढील देने का दबाव डाला गया। इसके बाद वह सूचनाएं साझा करने को तैयार हुआ है, लेकिन इसके लिए उसने कई शर्तें लगाई हैं। अभी भी स्विस बैंक में खातों की जानकारी के लिए तमाम अनुरोध लंबित पड़े हैं। अब स्विट्जरलैंड की गिनती टैक्स हेवन देशों में नहीं होती। ऐसे में लोग अगले साल स्विस बैंकों में काला धन क्यों जमा करेंगे, जब उनके पनामा, मॉरिशस, एस्टोनिया, मोनाको, बहामास, बारमूडा जैसे टैक्स हेवन देशों का विकल्प मौजूद रहेगा। ऐसे में इस संधि का कितना फायदा मिलेगा, यह गौर करने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस संधि से चाहे फायदा मिले न मिले, पर प्रधानमंत्री मोदी जो एक माहौल बनाना चाहते हैं कि ताकि सरकार ये दिखे कि ब्लैक मनी के खिलाफ वो खड़ी है, उस माहौल को बनाने में इससे सहयोग जरूर मिलेगा। हालांकि स्विस बैंक और स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा है कि तमाम जानकारियां लगभग 2019 से भारत को उपलब्ध कराएंगी। उधर नोटबंदी से जहां पर देश के सारे उद्योग धंधों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, वहीं कुछ खास कंपनियां और कुछ खास व्यवसाय को ज़बरदस्त फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। ये इत्तेफाकी है कि 200 गुना उछाल के बाद ऑनलाइन पेमेंट की कंपनी पेटीएम अब रिक्शे का भुगतान के लिए भी डिजिटल वॉलेट ऑफर तैयार करने जा रही है। ये अलग बात है कि इस कंपनी के पीछे एक चीनी कंपनी अलीबाबा है जो असली मुनाफा कमा रही है। वहीं बिग बाजार को भी डेबिट कार्ड से 2000 रुपए का भुगतान देने का अधिकार दे दिया गया है। बिग बाजार भी एक गुजराती व्यवसायी किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि नोटबंदी से असली फायदा इन दो कंपनियों को खूब हो रहा है। रिक्शे से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास पहुंचने वाला ये शख्स मामूली नहीं है। ये हैं विजय शेखर, पेटीएम कंपनी के मालिक। घाटे में चल रही पेटीएम की किस्मत का ताला तब खुला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। 8 नवंबर के बाद से पेटीएम के जरिए एक दिन में 70 लाख लेन देन हुए और $5 बिलियन GMV सेल्स का टारगेट 4 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। कंपनी के अनुसार पिछले 10 दिनों में इसने 4.5 करोड़ उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही कंपनी ने नोटबंदी शुरू होने के बाद से 50 लाख से ज्यादा नए उपभोक्ताओं को जोड़ा है। इस वक्त पेटीएम के 15 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं।
नोटबंदी के बाद नकद रुपये खत्म होने से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर पेटीएम का इस्तेमाल बढ़ गया है। इससे छोटी छोटी खरीदारी भी आसान हो गई है, तो कारोबारियों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में जन्मे विजय शेखर ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पेटीएम की शुरुआत की। शुरू में ये कंपनी घाटे में चलती रही, लेकिन धीरे धीरे इसके उपभोक्ताओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 साल में पेटीएम के उपभोक्ता करीब 162% बढ़े और विजय शेखर अब करीब 7,500 की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। विजय शेखर की बीजेपी नेताओं से करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। उनकी राजनीतिक पैठ और जमीनी पकड़ उनकी सफलता का राज माना जाता है। यूपी सरकार ने उन्हें यश भारती सम्मान से सम्मानित भी किया और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें बाहर छोड़ने आए। लेकिन नोटबंदी का पेटीएम को मिले फायदे के हिस्सेदार चीन की कंपनी अलीबाबा है। अलीबाबा पेटीएम पर चीन से ही नियंत्रण बनाए हुए है। अलीबाबा कंपनी ने पिछले वर्षों में पेटीएम और स्नैपडील समेत कई कंपनियों में निवेश किया है। एक तरफ राष्ट्रवाद और चीनी सामान के विरोध का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं पेटीएम का लाभ चीन कमा रहा है। खुदरा व्यापारी जितने दिनों कतार में खड़े होकर राशन के पैसे जुटाने के लिए पूरा दिन बर्बाद करेंगे, वहीं ये ऑनलाइन कंपनियां अपना कारोबार दिन दुना रात चौगुना बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगी। पेटीएम के अलावा बिग बाजार को भी नोटबंदी में कमाई का मौका मिला है। बिग बाजार को अधिकार दिया गया है कि गुरुवार से डेबिट कार्ड द्वारा बिग बाजार से 2,000 रुपए तक कैश निकाले जा सकेंगे। यह सुविधा बिग बाजार के 260 स्टोरों पर उपलब्ध होगी। फ्यूचर रिटेल की कंपनी बिग बाजार की कई प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, लेकिन मौका फ्यूचर ग्रुप को ही मिला। फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी ने ट्वीट कर बताया, बिग बाजार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। हाल ही में किशोर बियानी ने ब्रिटेन की एक होलसेल कंपनी बुकर के साथ साझेदारी की है और देश में वॉलमार्ट की तरह 60 से 70 बड़े स्टोर खोलने की तैयारी में है। मजे की बात यह है कि फ्यूचर ग्रुप पहले ही पेटीएम के साथ टाई अप कर चुका है। आगे फ्यूचर ग्रुप की पेटीएम के सबसे बड़े शेयर होल्डर अलीबाबा के साथ भी साझेदारी की बड़ी योजना है। चीनी कंपनी अलीबाबा अगले 6 महीने में देश में बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए टी प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहता है और फ्यूचर समूह इस प्लेटफॉर्म के लिए मुख्य विक्रेता रहेगा। इसी के साथ ही देश में इंटरनेट का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ेगा। खासकर बिजनेस सेक्टर के लिए डेडिकेटेड लाइंस की खपत बढ़ जाएगी। साथ ही आम आदमी को भी हमेशा ऑनलाइन रहना जरूरी होगा। राशन पेट्रोल की तरह ही इंटरनेट का खर्च भी सबके लिए मजबूरी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार के 500 और 1000 के पुराने नोट का चलन बंद करने से भारतीय रिजर्व बैंक के सामने नए नोट मुहैया कराने के साथ साथ रद्दी में तब्दील हुए नोटों को नष्ट करने की चुनौती भी है। और ये चुनौती कैसी है और किस तरह से, यदि तमाम तथाकथित रूप से वो पुराने नोट और उसमें कुछ ब्लैक मनी भी होंगे, वो सब कुछ अगर पहुंचता है बैंक के पास और वो 500 और 1000 के नोटों को जब नष्ट करेगी आरबीआई और उसका या फिर उसको रिसाइकिल करेगी, तो उसे तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और किस तरह से आरबीआई ये करती है, पूरी प्रक्रिया देखिए इस रिपोर्ट में। एक आकलन के मुताबिक बाजार में 500 और 1000 रुपए के करीब 20 अरब नोट रद्दी में तब्दील होने वाले हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च 2016 में भारतीय बाजार में छोटे और बड़े मिलाकर 90 अरब नोट चलन में हैं। यानी कुल नोट में करीब 35% नोटों को नष्ट करना है। भारत नोटों के उत्पादन और खपत के मामले में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है। रिजर्व बैंक समय समय पर सड़े गले नोटों को खत्म करता रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के भी केंद्रीय बैंकों की ये जिम्मेदारी होती है। रिजर्व बैंक इन नोटों को नष्ट करने के लिए पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कतरा जाता है, फिर भारी दबाव देकर ठोस गत्ते में बदल दिया जाता है। इन गत्तों का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर फैक्ट्री के बॉयलर्स में होता है। इन गत्तों को भारत के बड़े भूभाग में दबाया भी जाता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नष्ट हुए नोटों से बने गत्ते ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने लायक नहीं होते। नोटों को रद्द करने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक के दफ्तरों में ही होती है। रिजर्व बैंक के दफ्तरों में नोट कतरने वाली मशीन होती है। रिजर्व बैंक के देश भर में फैले 19 दफ्तरों में ऐसी 27 मशीनें हैं। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि कतरे हुए नोटों को रिसाइकिल कर उनसे फाइल, कैलेंडर और पेपर वेट बनाए जाते हैं। अमेरिका में भी नोटों के साथ यही किया जाता है। जाली नोटों को सीक्रेट सर्विस के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें कतर कर नष्ट कर दिया जाता है। वहां भी कतरे हुए नोट को रिसाइकिल करके फाइल, कैलेंडर और दूसरे सामान बनाए जाते हैं। हर साल रिजर्व बैंक अरबों नोट नष्ट करता है। 2015-2016 के दौरान 16 अरब नोट नष्ट किए गए थे।
2012-2013 में जब चलन में 5 लाख नकली नोट पकड़े गए थे, तब भी रिजर्व बैंक ने 14 अरब नोट नष्ट किए थे। इतने नोटों को नष्ट करने के लिए काफी उच्च क्षमता वाली मशीनें हैं जो नोटों को आसानी से नष्ट कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कुछ दिनों में भारत में लगभग 20 अरब नोट नष्ट हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि भारत में साल 1861 से कागजी मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। 1920 के दशक तक भारतीय नोट इंग्लैंड में छपा करते थे। रिजर्व बैंक ने पैसों की आपूर्ति की शुरुआत दरअसल 1935 से शुरू की थी। चलिए, ये तमाम खबरें तो हैं ही नोटबंदी से जुड़ी हुई, और नोटबंदी पर सियासत कम कहाँ होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक ऐसे दिल्ली में आज पूरा विपक्ष एकजुट रहा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मुलायम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री घमंड के नशे में चूर हैं और मनमानी कर रहे हैं। गाजीपुर में हुई समाजवादी पार्टी की रैली में मुलायम सिंह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी नोटबंदी से किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी की रैली को पूरी तरह से फ्लॉप बताया। जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर की रैली के साथ चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। मुलायम सिंह भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या अखिलेश को बनाए, लेकिन मंच पर चढ़े नेताओं ने उनको ताज पहना ही दिया। पार्टी के मतभेदों के बीच चुनावी रथ के स्टार्ट से नेताजी प्रसन्न नजर आए, लेकिन युवा नेताओं को अनुशासन की नसीहत उन्होंने कई बार दे डाली। फिर उन्हें जब मोदी याद आए तो बहुत याद आए। मुलायम सिंह ने नोटबंदी को किसानों, जवानों के साथ व्यापारियों के खिलाफ साजिश करार दिया। कि समाजवादी पार्टी को कौन कमजोर करना चाहता है और कौन फूट डालना चाहता है, वो आज आप लोगों ने बेनकाब कर दिए। ये बात की बहुत बहुत। मंच पर मौजूद शिवपाल यादव भी इस मौके पर प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे। उन्होंने भी किसानों को हो रही तकलीफों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। के लोग, प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, वो नारे याद होगा, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। हमें यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अच्छे दिन तो आए नहीं। अच्छे दिन किसके आए? कुछ ही लोगों, पूंजीपतियों। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने से नहीं चूकी। उन्होंने गाजीपुर की रैली को फ्लॉप बताया और जनता को सावधान रहने की हिदायत दी। समाजवादी पार्टी के मंच पर अफजाल अंसारी, नारद राय समेत शिवपाल सिंह यादव के कई करीबी नेता नजर आए। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नोटबंदी भी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से आज अपनी रैली से 2017 मिशन की शुरुआत की है, उसको किस तरह से लिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से निशाने पर लिया, उन्होंने पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, देश की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका स्वागत है बहुत। सबसे पहले मेरा सवाल यही है, गाजीपुर से जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपना एक तरह से चुनावी रैली में कहूं, जो मिशन 2017 के मद्देनजर किया गया, उसकी शुरुआत की है, और मायावती दूसरी तरफ ये कह रही है कि पूरी तरह से फ्लॉप रैली रही है। ये क्या समझूं मैं कि नोटबंदी के इस दौर में मुलायम सिंह यादव कितना ध्यान खींच पाएंगे अपने मतदाताओं का, अपने समर्थकों का? देखिए, मायावती जी के जहां तक आपने जिक्र किया जी, वो तो मोदी की रैली को भी फ्लॉप घोषित कर चुके हैं, मुलायम सिंह की रैली को भी फ्लॉप घोषित कर चुके हैं। अगर आप वहां भीड़ के आधार पर रैली का आकलन करें तो अच्छी खासी भीड़ थी। अखिलेश का पूरा मंत्रिमंडल वहां था जी। मुलायम सिंह की यह जो चुनावी बिगुल है वो देर में बज रहा है। आप ध्यान करिए, वो आजमगढ़ में उनकी रैली प्रस्तावित थी, लेकिन घर के झगड़े ने उस रैली को भी टाल दिया था। बिल्कुल। और 6 महीने से अंतर्द्वंद की स्थिति है जी।
एक्सप्रेस वे में पूरा मुलायम कुनबा एकजुट दिखा जरूर है, लेकिन यह आंतरिक प्रतिद्वंदिता और आंतरिक संघर्ष दिखाई पड़ रहा। इस रैली में अखिलेश नहीं गए। जी बिल्कुल, इस रैली में अखिलेश नहीं गए और अखिलेश ने कौमी एकता दल का बहुत सख्त विरोध किया था। आज अफजाल अंसारी वहां दिखाई पड़
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम शहीद शशांक सिंह के पैतृक गांव नसीरुद्दीनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पूरा परिवार जो उनका है वो हमारे साथ है। उनके भाई हैं, उनकी बहन भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ तमाम जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं। हम सीधे बात करेंगे शशांक के भाई से ही और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी इच्छा है, क्या वो मांग करते हैं। ये जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ, लगातार जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पर, पाकिस्तान के तरफ से इस तरीके की हरकत जो हो रही है, इस पर आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कुछ आप लोग इच्छा जाहिर करते हैं? क्योंकि लगातार गाजीपुर की बात करें तो यहाँ से लोग नौजवान जो है जाते हैं सरहद पर देश की रक्षा करने और शहीद हो जाते हैं देश के खातिर। ऐसे में आप लोग क्या मांग करते हैं? गाजीपुर जिला तो ब्यूरो के नाम पर लिख दिया गया, इतिहास में गाजीपुर ब्यूरो के जिला है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं और रक्षा मंत्री मोहन पारकर जी से भी विनम्र निवेदन है कि अब जो बांध है भर चुका है, अब उसको खोल दिया जाए, जवानों के लिए एकदम खोल दिया जाए कि पाकिस्तान बह जाए, गोलियों से इतना चलाया जाए कि परमाणु बम का प्रयोग ना किया जाए, सिर्फ गोली से उनको इतना मारा जाए कि उनका काम ही खत्म हो जाए पाकिस्तान का। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शशांक जो है तैनात थे सरहद पर, बात होती थी, कभी कुछ बताया था उन्होंने वहाँ के हालात के बारे में, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कभी कोई चर्चा की थी? भाई फ़ोन करते थे पापा के बाद, हमसे, भाभी से, किसी से बात करते थे, कहते थे कि हम बॉर्डर से बहुत दूर हैं, हम बॉर्डर के पास नहीं है। कभी भी वो हम लोग को महसूस नहीं होने देते थे कि हम मेन बॉर्डर पर हैं और दुश्मनों से सामना करना है, मेरी ज़िंदगी देश के लिए बलिदान होने हैं, ये कभी भी कुछ नहीं कहते थे हम लोग को। ये कहते थे हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। आज देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, देश के लिए वो शहीद हुए हैं। क्या किसी बात को लेकर के दिल में फ़ख्र तो होगा ही, लेकिन कितना आक्रोश है पाकिस्तान के इस हरकत पर? लगातार नरेंद्र मोदी जो है अक्रॉस बॉर्डर्स अच्छे संबंधों की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ इस तरीके की जो एक तनावपूर्ण स्थिति जो सरहद पर देखने को मिल रही है, इस कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ के बजती है। उनके पास हाथ ही नहीं है तो ताली कहाँ से बजाएंगे? उस लायक ही नहीं है, उनके हाथ में कीड़े के हाथ हो चुके हैं, उनके पास हाथ ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि शहीदों के इस भूमि से और वीरों के इस भूमि से जो एक मांग उठ रही है कि अब बहुत हो गया और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की जरूरत है, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं और हमारी सेना भी समझती है। इसीलिए आज माछिल में अपने 3 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने पाकिस्तान के भी 3 सैनिक मार गिराए। इसकी पुष्टि पाकिस्तानी मीडिया ने भी की है, वहां की सेना ने भी किया। हालांकि खबरों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में 3 नहीं बल्कि कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। गौरतलब है कि कल ही भारतीय सेना ने कहा था कि ये हमला भारी पड़ेगा, हमारे सैनिकों की शहादत का पूरा बदला हमारी सेना लेगी, और आज हमारी सेना ने पूरी तरह से हमारे सैनिकों की शहादत का बदला लिया और पाकिस्तानी सेना को गंभीर चोटें दी हैं। इस बीच जो चीज परेशान करती है हमारे देश में वो ये है कि गाजीपुर में जिस तरह से आज चुनावी हुंकार भरी जा रही है, दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब माछिल में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवानों के घर मातम पसरा हुआ है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। गाजीपुर के शहीद हुए परिवारजनों को उम्मीद थी कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव भी दुख बांटने उनके घर आएंगे या फिर बड़े बड़े नेताओं के सांत्वना सुर उन तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही उम्मीदें कानपुर रेल हादसे के पीड़ितों की भी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का दौरा तो किया, आगरा में रैली तो की, लेकिन कानपुर हादसे तक नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपनी रैली में कानपुर हादसे में मरने वाले लोगों को याद जरूर किया, लेकिन रैली को कैंसिल नहीं किया। वही हाल आज मुलायम सिंह यादव का भी था। यानी कि पार्टी चाहे अलग अलग हो, नेता चाहे अलग अलग हो, रंग एक हैं, तेवर एक हैं। सेना के दम पर चुनावी हुंकार भरना नेताओं की फितरत है, तो फिर नेताजी भी क्यों पीछे रहते? देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं तो चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए सीमा पर सेना की बहादुरी का जिक्र करना जरूरी था, वो भी गाजीपुर, जहां जिसने देश को सबसे ज्यादा वीर सपूत दिए हैं। इन्हीं जवानों के दम पर पाकिस्तान की हिमाकत पर मुलायम जी भर कर गरजे बरसे।
इसका मुझे आज अफसोस है। इस मौके पर जब उनका दाह संस्कार हो रहा है तो ये दिशा सभा हो रहे हैं, तो मेरी राय है सब लोग आज संवेदना व्यक्त करके जाना। वोटों के लिए बहादुर सेना का जिक्र कर नेताजी ने गाजीपुर के लोगों के दिल को छूने की कोशिश की, लेकिन जिले से ही माछिल सेक्टर के शहीदों के परिवारों के दिल का दर्द बांटने की जहमत नहीं उठाई। मंगलवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 शहीद जवानों में से 2 गाजीपुर के ही हैं, लेकिन चुनावी दौड़ धूप में नेताओं को जवान और किसानों का ख्याल कहां आता है। सबसे बड़े थे घर में, कुपवाड़ा में ड्यूटी से 1.5-2 महीने पहले गए हुए थे वहाँ से, और जाने के बाद छुट्टी आने वाले थे, 2-3 दिन के अंदर बोल रहे थे कि नहीं आने वाले हैं। अक्सर भावुक हो जाने वाले नेता भी इतने मजबूत कलेजे वाले होते हैं कि भोली भाली जनता को भावुक बना देते हैं, लेकिन इंसान और इंसानियत की बात पर इनकी आंख के एक कतरा आंसू तक नहीं टपकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा में चुनावी रैली करने गए, लेकिन रेल हादसे के पीड़ितों के आंसू पोंछने कानपुर नहीं जा पाए। हाँ, नोटबंदी को भुनाने का मौका नहीं छोड़ा, इसीलिए मंच से ही दुख जताया। केंद्र सरकार की तरफ से इस दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही, लेकिन जो घायल है, जिनकी मौत हुई है, उन सबके परिवारों की आर्थिक सहायता, घायल लोगों की सारवार की चिंता, रेलवे की पूरी शक्ति लगी हुई है। लेकिन इस जो घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए चुनावी जीत हासिल करने की सियासत नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। जोश में ये होश इतना खो बैठते हैं कि जवानों को भूल अपना ही सीना ठोकने लगते हैं। ये एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं या फिर विरोधियों को दुश्मन बताने लगते हैं। लेकिन जनता जानती है कि इनको किसी के जवान बेटे के खोने का गम क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि इनके बच्चे सीमा पर दुश्मन की गोली खाने के लिए सेना में भर्ती नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, हालांकि ये एक बहुत मुफीद विषय नहीं है कि आखिर नेता ऐसा क्यों करते हैं कि शहीदों को तो याद नहीं करते पर उनकी शहादत को भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और भगवान न करे कि हमारे देश की राजनीति में ऐसे रंग और दिखें। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये चाहे पार्टी अलग अलग हो और चाहे नेता अलग अलग हो, पर सभी नेता क्यों इस तरह से बार बार ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि जनता उनके नब्ज को नहीं पहचान रही है, या वो जनता के नब्ज को नहीं पहचान रहे हैं? शहीदों की शहादत पर राजनीति करके कोई अच्छी छवि तो नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, शहीदों की शहादत पर राजनीति करना ये नेताओं का अपना एक शगल भी है जी। नेता इसे संवेदनात्मक मुद्दा मानते हैं जी। तो उसका जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन वो अपनी सुविधा में कहीं या अपने जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें वो बहुत रद्दो बदल नहीं करते जी। ये जरूर बात है, आज अगर मुलायम सिंह यादव, गाजीपुर दरअसल शहीदों की धरती है और इतने ज्यादा सेना के लोग दिए हैं गाजीपुर की धरती ने, अगर मुलायम सिंह यादव उन 2 शहीदों के घर चले गए होते तो मेरा ख्याल है कि सपा के लिहाज से, अपनी पार्टी के लिहाज से और एक मिसाल भी कायम करते, पार्टी के लिहाज से बड़ा काम करते, एक अच्छा संदेश देते। वो नहीं गए। वहां सादा फातिमा जरूर गई थी, लेकिन वो विधायक के तौर पर, लेकिन अब देखना है कि अखिलेश यादव जी जी उन शहीद परिवारों के लिए कितना याद करते हैं, क्या घोषणाएं करते हैं जी जी, कितना याद करते हैं। लेकिन जी मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी जी उन शहीदों के घर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। एक हेमराज का नाम लेकर
और पूरे चुनाव का अभियान मोदी जी ने चला दिया था, जिसके सर काटे गए थे। और शायद ये एक अच्छा हेमराज की जगह 10 सर लाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल रामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की एक बार बात कर लें, और बात हम डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं। चुनावी जीत के 2 सप्ताह बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई प्रमुख चुनावी वादों और बयानों पर यू टर्न के संकेत दे दिए हैं। इन मुद्दों में जलवायु परिवर्तन पर उनका कड़ा रुख, बंदियों को प्रताड़ना और हिलरी क्लिंटन को जेल भेजे जाने का वायदा भी शामिल है। और अपने इस नए यू टर्न में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो हिलरी क्लिंटन के ईमेल की कोई जांच नहीं कराएंगे। यानी कि अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका में यदि रहना है तो उनकी व्यक्तिगत नीति से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आ रही नीति है उसी को अपनाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये ज़्यादा मुफीद होगा अमेरिका की राजनीति के लिहाज से। अब देखना होगा कि उन्होंने ये कहा था कि वो हिंदुओं के और भारत के दोस्त हैं, अब इस पर वो क्या कदम उठाते हैं। हालांकि इस बीच निकी हेली जो हैं वो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गई हैं, ये एक सुखद बात है। देश की बात के अब हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तो बात इतिहास की कर लेते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में 23 नवंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से ये कारण सभी प्रमुख हैं। 1856 में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1937 में देश के मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ था। और 1906 में महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 1927 में बंबई से रेडियो सेवा आकाशवाणी का नियमित प्रसारण आज ही के दिन शुरू हुआ था। और 1990 में 20वीं सदी के सबसे महान लेखकों में शुमार रोल्ड डॉल का निधन आज ही के दिन हुआ था। और आज का दिन बॉलीवुड के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और चलते चलते हम आपको बात कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको गीता दत्त के बारे में, जिनकी आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। हिंदी सिनेमा उद्योग की सदाबहार और मशहूर पार्श्व गायिका गीता दत्त का आज जन्मदिन है, जिनकी आवाज़ की कशिश 3 दशकों के बाद भी श्रोताओं को मदहोश किया करती है। अभी के बांग्लादेश के फरीदपुर में जन्मी गीता दत्त 12 साल की उम्र में मुंबई आ गई थी। बचपन के दिनों से ही गीता दत्त का रुझान संगीत की ओर था और वो पार्श्व गायिका ही बनना चाहती थी। हालांकि कई छोटी छोटी फिल्मों में गाने के बाद उनकी मुलाकात दिग्गज संगीतकार एस डी बर्मन से हुई और एस डी बर्मन ने गीता की आवाज़ को उभारा और उन्हें एक सितारा बनाया। मेरा सुंदर सपना बीत गया गाना हिट हुआ और गीता दत्त सुपर हिट। साहब बेबी और गुलाम फिल्म भले ही छोटी बहू यानी कि मीना कुमारी के लिए जानी जाती हो, लेकिन छोटी बहू का दर्द, शिकायत, अकेलेपन की पीड़ा, ये सब कुछ गीता दत्त की आवाज़ में ढला। गीता दत्त गुरुदत्त की पत्नी भी थी। गीता दत्त की इन खूबसूरत यादों के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।